बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में अमेरिका की जो बालादस्ती को चैलेंज है, मुख्तलिफ चैलेंजेस है, उस पर बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद चीन के न्यूक्लियर हथियार आलमी अमन के लिए में ताकत का तवाज़ुन कायम करने के लिए कितने ज़रूरी हैं, इस पर बात करेंगे। यूक्रेन ने जो रूस पर ताज़ा हमला किया है और जंग में कुछ शिद्दत आई है, इस पर बात करेंगे। और फिर भारत में जो शहरियत के कानून में तब्दीली की गई है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कुछ इक़दाम किए गए हैं, इस पे बात करेंगे। इसके बाद आएंगे यूक्रेन रूस गज़ा मुकम्मल जो जंग का एक पस मंज़र है आलमी सतह पे, उस पे बात करेंगे। और आखिरी मौजू होगा पाक अफ़गान तिजारत में जो इख्तलाफात हैं, उस पे अफ़गान का क्या मौक़िफ़ है और हमने क्या जवाब दिया है। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज के जो मौज़ूआत ज़ैन साहब ने बयान किए हैं, उसमें हमारी जो आपको एक दिलचस्पी है और एक खसूसियत हम इस प्रोग्राम की रखना चाहते हैं, वो आपको एक तज़ियाती एक पहला हिस्सा हम तज़िया पे देंगे। और जो जो आलमी मंजरनामा है जो आजकल बहुत इज़्तिराब का शिकार है और चारसू उखड़ा उखड़ा नज़र आ रहा है और हर तरफ से ये महसूस हो रहा है कि जंग इधर हुई कि उधर हुई। यानी वो बिल्कुल ये हो रहा था कि बाकी जो बादल जो हैं वो सूरज जो है कभी बादलों में घिर जाता है, फिर निकल आता है, फिर बादलों में घिर जाता है, फिर निकल आता है। इधर डूबे उधर उभरे वाली कैफियत हो रही है। जंग हर तरफ से जो है फैलती हुई नज़र आ रही है। अब उसमें पहले तो हमने ये बात कही थी कि जो दुनिया भर के जो जंग के जो फ्लैश पॉइंट हैं, उनमें हमने ये बात कही थी, यूक्रेन था, मिडिल ईस्ट थी, हमने कहा था कि वो अपना ताइवान है, जनूबी बहर चीन है, कश्मीर है। ये 5 हमने बहुत पहले, आज से 10 साल पहले से हम ये बात कहते चले आ रहे हैं। तो उनमें से 2 जो जगह थी जो वो तो भड़क उठे हैं वहाँ पर आग के शोले। वो यूक्रेन में पहले भड़के 7 तक मैंने जो फरवरी 2022 में, और फिर बाद में हमास की तरफ से 7 अक्टूबर का जो 2023 का वाक़या हुआ है, वो कभी किसी ने आदमी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकेगा कि दुनिया बड़ा पुरअमन, मिडिल ईस्ट पुरअमन जा रहा था। लेकिन अब जो अमेरिका ने फिर इस पर ये सोचा कि जो उसको चैलेंज हो रहा है रूस की तरफ, रूस जो था, आपको हम ये बयान करना चाहते हैं कि जब से रूस 1989 में से अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा के जहाँ से जो भागा, तो इसके बाद में उसने जो है वो अपने सांस लेने के लिए अपने आप को रूस तक समेट लिया और 15 ममालिक को आज़ाद कर दिया। जिसकी वजह से मैंने एक तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने, ये कहा जाता है कि जो इस पाकिस्तान की अलहदगी है वो उसमें रूस में कहा नहीं जाता, ये पाया सबूत तकवीर पहुंची है और जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं उसमें रूसियों ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। और ये कहते हैं कि जो 7वीं बड़ी बेड़ा आ रहा था तो उसके सामने भी अब रूसी आप 2 दिन खड़ी हो गई, यानी जंग का ये सूरत हाल थी, उसका बदला हमने अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त, USSR को शिकस्त देकर, और उसको ने हमें 2 टुकड़े किया था, हमने उसके 15 टुकड़े कर दिए। अब ये था, ये ख्याल किया गया था अमेरिका की तरफ से कि वो 30 साल से पहले नहीं उठेगा, लेकिन वो ये हुआ कि 2000 यानी 12 साल बाद ही, यानी 11 साल बाद ही पुतिन साहब वहाँ पर हुक्मरान हो गए। और पुतिन साहब ने जब से आने के बाद में फ़ौरी तौर पर जिस तेज़ी से रफ्तारी से उन्होंने तरक्की की, और उसमें ये पहला काम ये हुआ कि जो जो मैंने उसने जो है रूस को जो है मुकाबले में खड़ा किया, और 2018 के अंदर वो इस काबिल हो गया कि वो मैंने अमेरिका का मुकाबला कर सके, और क्रीमिया पे उसने कब्ज़ा कर लिया। अब मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इस अरसे में मायदा ये था कि ये जो रूस जो है वो जब बर्लिन वार गिरी तो ये बात तय हुई गोरबाचोव और इनके दरमियान में कि साहब हम अपने आप को रूस तक महदूद करते हैं, बशर्ते कि आप हमें आप फिर मशरिक़ की तरफ जो है नाटो को नहीं बढ़ाएंगे। तो नेटो ने बजाय इसके कि जब वो जो इनका वारसा पैक्ट था रूस का, वो जब ख़त्म हो गया था तो उनको नेटो भी ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसको मज़ीद तक़वियत पहुँचाई। और फिर 6 ममालिक को 1998 में 3 ममालिक को 1998 में शामिल किया, फिर 2014 में शामिल किया। तो इस तरह से जो जहाँ तक कि, और रूस प्रोटेस्ट करता रहा, लेकिन कि भाई आपने वादा किया था, आप इसको क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो इतना वीक था कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो पुतिन के आने से बाद में उसने करवट ली, और फिर इसके बाद में अब आपने देखा कि उन्होंने जब यूक्रेन में अपने आप को मदाखला शुरू की और यूक्रेन में जंग शुरू कर दी फरवरी 2022 में, फिर रूस ने ये किया कि जब वो नेटो यूक्रेन में शामिल करना चाहते थे, यानी मतलब ये था कि उसके दिल पर आकर बैठना चाहते थे नेटो के लोग,
और जो हमले का वक्फा था वो 2 मिनट रह जाता अगर यूक्रेन में वो आगे बैठ जाते। अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेन जो है बहुत खस्ता हालत के अंदर है, और अमेरिका इस वक्त अब 7 लाख फ़ौजी जो हैं, बल्कि 7.5 लाख फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त रूस के जो है मैदान जंग में हैं। पहले तो कुछ अरसे तक जो है 6 महीने तक रूस में डॉनबास के इलाके को हासिल करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता टुक टुक करता रहा, लेकिन फिर अचानक उसने जो है वो फिर 3.5 लाख आदमी झोंके जंग के अंदर फ़ौजी, और फिर इसके बाद में 4 लाख फिर बाद में मज़ीद भेज दिए। तो इस वक्त 7.5 लाख के करीब जो है फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त मैदान जंग में यूक्रेन के खिलाफ। और यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता, लेकिन यूक्रेन को वो ये हालत कर देगा कि वो शायद एक नॉन स्टेट मुल्क बन जाए, एक गैर अहम मुल्क जाए, सिर्फ वो गेहूँ और अनाज पैदा करने के लिए, जो कि ये कहा जाता है कि वो जो खेत हैं यूरोप के खेत यूक्रेन में रहते हैं, यूक्रेन में उनकी जो ग़ज़ाई जो पैदावार है वो यूक्रेन से पैदा होती है। अब अगर वजह हम उसकी ये बयान करते हैं कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका की, रशिया की और यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है 5:1 है। 5 जो है रूस का है और उसके मुकाबले में 1 जो है वो यूक्रेन का है। और अगर फ़ौजी ताकत के हिसाब से देखा जाए तो वो 10:1 है, यानी 10 गुना ज़्यादा ताकत रखता है यूक्रेन से। और ये ताकत और ये जो तवाज़ुन है, दोनों में अददी तवाज़ुन है, वो अमेरिका, बरतानिया और तमाम ममालिक मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते। तो गुमान ये है कि अगलब गुमान ये है कि यूक्रेन जो है वो एक नॉन एंटिटी बन जाएगा, और यूक्रेन पर रूस कब्ज़ा नहीं करना चाहता, बल्कि वो उसको आखिर में इतनी शिकस्त देना चाहता है। अगरचे वहाँ पर अभी हम बयान करेंगे कि वहाँ कुछ हमले भी हुए हैं, उनकी रिफाइनरी को भी नुकसान पहुँचा है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस की पेशकदमी जारी है। वो उस पर कब्ज़ा भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसको बहुत गैर अहम मुल्क बना के छोड़ना चाहता है। तो सब साथ आपने देख लिया। फिर इसके अलावा जो आपने देखा कि एक अजीब बात होगी कि मैंने मिडिल ईस्ट में, तो इससे ये हुआ कि अमेरिका की जो बालादस्ती है वो चैलेंज हुई है रूस के इस तरह से मुकाबला करने पर, और अमेरिका के उसमें कुछ बेबस होने पर। 2 साल से अरसा ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन उसकी बेबसी का आलम यह है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब अचानक जो है 7 अक्टूबर 2023 को जो वाक़या हुआ हमास का, उसने तो रंग ही बदल दिया। उसका इब्राहिम अकॉर्ड फेल हो गया, उसका जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा, अभी भी वो ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है अमेरिका यानी इसराइल, वो हम ये गज़ा की पट्टी को ले लें और वेस्टर्न बैंक को ले लें, मौजूदा इसराइल को ले लें, तो 70 लाख की कुल उनकी आबादी है, और इतने 70 लाख की आबादी फ़लस्तीन की भी है। तो अगर वहाँ जमहूरियत हो जाए या अपने शामिल भी कर लें, तो भी जो ग्रोथ रेट है फ़लस्तीनियों का वो इजराइलियों के मुकाबले में 7:1 है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, 30 लाख आदमी जो हैं चले जाते हैं या यानी गज़ा से चले जाते हैं, या फिर उनको मार दिए जाते हैं, तो इसके बावजूद भी 40 लाख तो मौजूद रहेंगे, और उससे फिर बच्चे जो पैदा होंगे तो फिर 10 साल में 5 साल में बराबर हो जाएंगे। तो अब ये मसला ये होगा कि वो वहाँ पर एक ऐसा मुल्क रहेगा जो काबिज़ मुल्क होगा, जो कि उनको दबा के रखेगा फ़लस्तीनियों को, जो कि फिर फ़लस्तीनी दबेंगे नहीं। तारीख़ का हिस्सा ये है कि तारीख़ का सबक ये है कि फ़लस्तीनियों ने दबा नहीं है, और वो पाकिस्तान लेंगे। उनका ईमान का हिस्सा है कि वो जो है क़िबला अव्वल को हासिल करके रहेंगे। अब सवाल ये है कि हम जो ये कहते हैं कि एक तो हमास ने जब थ्रेट कर दिया। अच्छा, दूसरी बड़ी गलती अमेरिका से ये हुई है कि वो 18 साल तक बिला शिरकत गैर दुनिया की वाहिद सुपर ताकत रहा, लेकिन वो इसराइल का मसला हल नहीं करा सका। अब हम उसे कहते हैं वन आइड कंट्री, एक आँख से देखने वाला मुल्क है वो। जैसे कि एक हमारे यहाँ दज्जाल का कंसेप्ट है, वो यही है कि उसका एक आँख होगी, वो एक तरफ ही देख सकेगा और दूसरी तरफ नहीं देखेगा। तो वो जो दुनिया में जो बालदस्त कौम होती है वो थोड़ा बहुत मॉरल कैरेक्टर होता है उनका, कोई ह्यूमन राइट्स के मामलात होते हैं, कोई उनके अंदर समझबूझ होती है, कुछ इंसाफ होता है। लेकिन अमेरिका का जो मामला है वो इंसाफ से आरी है, उसका जो है वो तासुब भरा रहा है, वो इंसानों के बराबर दर्जा नहीं देता। वो उनको अमेरिका के जो असल बाशिंदे हैं उन्हीं के मुकाबले में समझ रहा है, उनको कहता है मार दो। अभी भी याद तो ये है कि जब जो बाइडन हिमायत कर रहा है, तो साथ साथ में ट्रम्प ने भी ऐलान कर दिया कि फ़लस्तीन के मसले को ख़त्म करो और इसराइली और गज़ा को अलग लोग हमास के लोगों को तबाह बर्बाद कर दो। लेकिन ये फेलियर है
अमेरिका कहा कि वो उसने जब ये बात तय कर ली थी कि 2 स्टेट नेशन मैंने बना दी जाएगा, एक फ़लस्तीन और एक इज़राइल, उसमें वो फेल हुआ है। जब वो फेल हुआ है तो हम ये समझते हैं कि वो उसकी बालादस्ती जो है मुकम्मल तौर पर इसराइल भी नहीं मान रहा है, और वो इसराइल ने भी मैंने जहाँ जहाँ चीन और अमेरिका से उसे ख़तरा है, वहाँ उसे इसराइल ने भी एक चैलेंज कर दिया है। जी अब इसके अलावा अगर हम देखें, दूसरी बात अगर हम देखें एक और से, कि हम जब ये आपने देखा था कि इसराइल को झुकाने के लिए वो उन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड किया था, क्योंकि ये जी कहते हैं कि सारी जो कौमें हैं, तीनों ममालिक, मुसलमान, ईसाई और यहूदी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनमें एक हज़रत याकूब और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, हज़रत इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। बाकी सारे जितने भी अम्बिया कराम आए सब आए, सिर्फ एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत इस्माइल की औलाद से हैं। तो उन्होंने एक तसव्वुर पेश किया कि क्यों ना हम ऐसा कर लें कि जो हज़रत इब्राहिम के मानने वाले लोग हैं उनको इब्राहिम अकॉर्ड कर लिया जाए। तो इब्राहिम अकॉर्ड के सिलसिले में उन्होंने फिर सऊदियों को फंसाया, मैंने बहरीन को फंसाया, यूएई को फंसाया, मोरक्को को फंसाया, इसमें शामिल करने के लिए पाकिस्तान पर ज़ोर डालते रहे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, और उसकी वजह से कुछ हुकूमतें में तब्दील रद्द-बदल भी हुए, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड भी वो फेल हो गया। यहाँ पर भी अमेरिका की बालादस्ती मैंने फेड होती हुई नज़र आती है, गायब होती नज़र आती है। यहाँ नज़र नहीं आती कि वो अमेरिका जो है एक बालादस्त मुल्क है। जी न वो अपने इसराइल से करा सका, न रूस का मुकाबला कर सका। अगरचे एक ज़माने में वो रूस को नंबर 1 एनिमी कहता था, अब वो चीन को नंबर 1 एनिमी कहता है कि जितना फास्ट ग्रोइंग वो उनका जो है वो हमारे एक अलग से टॉपिक पर बात कर लेंगे। तो बहुत तेज़ी से जो और बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के साथ में वो चीन उभर रहा है, उसने भी चैलेंज किया हुआ है, तो इसराइल ने भी कर लिया। अब एक और मसला खड़ा हो गया, एक नई बात हम कहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ में, इंडिया को 2014 में अमेरिका ने ये कहा कि हमारा मेजर फौजी इत्तेहादी है अमेरिका, जी मेजर डिफेंस अलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 2014 में ये ऐलान किया। और उसके साथ में उन्होंने 4 ऐसे माहदे किए जो कि बड़े बेसिक माहदे थे, जिसमें से एक माहदे का नाम है GSOMIA, यानी जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, ये इसका नाम है। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी मिलिट्री इंफॉर्मेशन है मैंने बहरे चीन में या फिर इंडिया में या अमेरिका में, वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे। फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा गया, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट में ये है कि आपके जो लॉजिस्टिक LSA कहलाता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि उनके जहाज़ इंडिया के बंदरगाह आ सकते हैं और इंडिया के जहाज़ अमेरिका के बंदरगाह में जाकर लैंड कर सकते हैं। जी फिर इन लोगों को मिलाने के लिए उन्होंने ये किया कि एक और नया मुआहदा किया कि भाई इनके दरमियान में ज़ाहिर है कि एक अंग्रेज़ी बोलते हैं, एक हिंदी बोलते हैं, इनमें कैसे ताल्लुक़ हो। तो भाई एक इंटरफेस लगाया है उन्होंने दोनों, हर जहाज़ों में, अमेरिका के जहाज़ों में भी और भारतीय जहाज़ों में भी, कि इंटरफेस लगा, दोनों की ज़बानें एक दूसरे से समझ सकें। उसका नाम उसमें लिखा CIMOA, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये रख दिया उन्होंने जी। और वो उसके ज़रिए से उन्होंने इंटरफेस लगा दिए दोनों साइड में कि जहाज़ों पर, यानी उनके तमाम बंदरगाह इस्तेमाल कर सकता है जो अमेरिका, उनके जहाज़ों के ऊपर से आप आमद रफ्त कर, एक दूसरे के जहाज़ में आ जा सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं। और चौथा उन्होंने किया बीका जो एक बुनियादी है कि बेसिक एक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और ये जो और जियो पार्शियल इंटेलिजेंस, यानी ये जो दुनिया भर में जो इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट की इंटेलिजेंस है, वो सब उनके साथ में शेयर करेंगे। तो ये एक ऐसी बात है। फिर यूनाइटेड स्टेट में इंडिया ने भी उनकी जो बालादस्ती को कबूल करने से इनकार कर दिया। वहाँ जहाँ इन तमाम मुआहदात के बावजूद इंडिया जो है असला जो है रूस से ख़रीद रहा है, तेल रूस से ख़रीद रहा है, और बल्कि उनके जो इंटेलिजेंशिया है इंडिया का, वो ये कहता है कि ये नया जो पुराना निज़ाम है अमेरिका का, इसको जस्ट तार कर दो, उसके पुर्जे उड़ा दो, इसको फाड़ दो जी। और वो ये धमकियाँ देते हैं तमाम अपने व्लॉग में कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, और ना हम अमेरिका के चक्कर में फंसने वाले हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप देखा जाए तो इंडिया ने भी उनको चैलेंज कर दिया, इसराइल ने चैलेंज कर दिया, रूस ने किया, चीन ने किया, अब पाकिस्तान रह गया। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान से जैसा जब देखा कि इंडिया के साथ इंडिया नहीं साथ दे रहा है ज़्यादा, तो उन्होंने पाकिस्तान रजू करना शुरू किया।
अब पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? ये अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है तो पाकिस्तान की बात कर लेंगे। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, अब पाकिस्तान वाली अच्छा बात जी, कर रहे थे आप। पाकिस्तान की बात ये है कि पाकिस्तान के साथ में एक तो उसने हाइब्रिड वार में जो हिस्सा डाला हुआ है, जी यानी जो आप TTP जिसे कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसकी वो मदद करता है। जी TGP एक नई तंजीम बन गई है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान। जी वो और एक साथ में जो जो जो, जो 5-6 जो बलोचों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब की वो मदद करता है। जी तो अब पाकिस्तान से ये भी कहता है कि साहब हमारा साथ दो, तो भाई हम कैसे साथ दें आपका? फिर कहता है कि साहब आप ईरान से तेल नहीं लो, गैस नहीं लें। गैस नहीं लो, तेल नहीं लो। जी साथ साथ में ये भी कहता है कि साहब आप जो है वो सिपेक को बंद करो। जी तो हमें ना वो असला देता है, ना हमें वो हमें दबाता है, एक्सक्यूज़ करता है हमें, हमारे वो स्क्रू कर रहा है हमें जी IMF के ज़रिए से, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से, और साथ में ये हमें दबाव भी बढ़ाता है कि हमारी दोस्ती भी करें। तो हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम भी जो है ईरान से मैंने तेल लेने लगने की बात करने लग गए हैं। हमने उसको बाकायदा वहाँ पर पाइपलाइन बिछानी शुरू कर दी है। तो इस तरह से पाकिस्तान ने भी एक दफ़ा उनकी बालादस्ती को चैलेंज कर दिया है। तो अब अगर सारी बातों को हम यकजा कर लें तो हमें नज़र ये आता है कि अब 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया के अंदर। ईरान तो ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। ईरान ने उनके साथ में बहर अहमर में हमास को हिमायत करने में, इराक़ में, ईरान में, और साथ साथ में लबनान में जो हिज़्बुल्लाह जो कर रही है, तो उसको तमाम घेरा। अब ये जो 5 ममालिक हैं, उनको हम 6 ममालिक हैं, चाइना है, रशिया है, ईरान है, इंडिया है, नॉर्थ कोरिया है और पाकिस्तान है। इन सब ममालिक ने इनको जो है अमेरिका की बालादस्ती को एक तरह से मानने से इनकार कर दिया है। जी फ्रांस भी उसकी बालादस्ती को नहीं मानता है, और सिवाय बरतानिया के और दूसरे ममालिक के, और वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि हम किसी सूरत में भी हम नहीं करें। अब चाइना पे हम थोड़ी सी बात कर देते हैं। जी चीन के न्यूक्लियर देखिए, चाइना का मसला ये है कि इतना फास्ट तेज़ी के साथ में उसका एटमी प्रोग्राम चल रहा है, जी जो ऐसा महसूस होता है कि वो, जैसा कि अमेरिका ने कहते हैं, अमेरिका की इंटेलिजेंसिया ये कहती है कि साहब पाकिस्तान जो असल में हमारा दुश्मन तो अब अमेरिका रूस के बजाय चीन हो गया है। चीन एक तो ये है कि माशी पावर है, सॉफ्ट पावर बन गया है। दूसरा ये है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है। आपको मैंने सुपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल बना ली है उसने जो है वो जो जिस पर आप साइबर अटैक नहीं कर सकते हैं, वो उसने सेटेलाइट छोड़ दिया है, अपने सेटेलाइट गिरा दिया है। अमेरिका ने भी अपने सेटेलाइट गिरा लिया है। रूस ने भी अपने आप को धमकी दी है कि इनका तुम्हारा सेटेलाइट सिस्टम ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनके पास हार्प है, जो कि बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है, जो किसी और के पास नहीं है जी अमेरिका के पास। तो इस तरह से वो अपने आप को बालादस्त और समझते हैं। मेरे साहब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी अच्छा जी, आप मसला ये है कि आर्टिफिशियल में भी बहुत आगे इंटेलिजेंस उसमें भी बहुत आगे है। नहीं, तो चाइना भी तो आगे हो गया ना। जी चाइना भी हो गया, बरतानिया भी हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है। तो अब तो रोबोट पर लड़ाई होगी ना। जी तो दूसरी बात ये है कि जो अगर अभी तक ये कहा जा रहा है कि बाई 2023 की जो रिपोर्ट है और जो इमेजेस उनको मिले हैं, उसके तहत उनका जो चाइना की जो 500 एटॉमिक यानी एटम बम उनके पास हैं, उनका कहना है कि बाई 2028 और 2030 तक उनके 1000 हो जाएंगे, और 2035 तक उनके 1500 हो जाएंगे। तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो कहते हैं कि यानी वो ये कहते हैं कि जो इनके जो सैटेलाइट्स हैं, जो कि जैसे रॉयटर का अपना सैटेलाइट है, और दूसरे बड़े बड़े CNN का है, दूसरों का अपने अपने सैटेलाइट है। जी उसकी जो इमेजनरी इनको मिली है, उनकी उससे जो फ़ोटो हासिल हुए हैं, उससे ये मतलब लगा है कि ये 3 जो बहुत बड़े मैदान हैं, यानी उसमें आप ये समझ लीजिए एक गोदाम सिलोज बनाए हुए हैं। सिलोज कहते हैं जो आप देखते हैं कि बहुत ऊंचा सा एक बड़ा सा बना होता है, यानी एक मिसाइल की तरह से एक चीज़ बनी होती है। वो उन्होंने बड़े बड़े मैदानों के अंदर, कोई हज़ारों एकड़ के जो मैदान हैं, उसके अंदर 3 बड़े मैदान हैं जो कि अभी तक इन्होंने रिकग्नाइज़ किए हैं। उसमें एक का नाम हामी है, एक का नाम है ऑर्डोस यूलिन, और एक का नाम है PLARF। ये फील्ड ऐसे हैं तीनों जिसके अंदर वो जदीद किस्म के जो है सिलो जो है, जिसके अंदर मतलब है लिक्विड भी है और सॉलिड के जो मिसाइल हैं, वो उन्होंने वहाँ पर उसका मटेरियल जमा कर दिया है, और उसमें लिक्विड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लिक्विड भर रहे हैं इन सिलोज में, जहाँ अब जैसे आपके यहाँ पर गेहूँ जिसमें रखते हैं जी सेव करने के लिए, इसी तरह से वहाँ पर ये ऐसे सिलोज हैं जो कि हज़ारों एकड़ पर मुहित है। वो देखने में सिलेंडर नुमा लगते हैं। सिलेंडर नुमा लगते हैं, बड़ा सिलेंडर, ऊंचा लंबा। जी तो वो उनको सिलोज कहते हैं, और ये एक किस्म के गोदाम है।
जो कि मिज़ाइल रखने के, मिज़ाइल के मटीरियल रखने के, तो ये स्लो जो इन इलाकों में हो गए हैं। और अब अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर हम ये बात कहें कि वो बहुत तरीके जदीद मॉडर्नाइज़ कर रहा है अपने आप को, अपने हथियारों को, वो अपने हथियारों को न सिर्फ मॉडर्नाइज़ कर रहा है बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, और उसको कैच करना इनके बस की बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बहुत सी जो है जहाँ पर जहाँ इनकी जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट का जो मिसाइल का है वो भी इतनी फास्ट है कि जिसको अभी नापा नहीं जा सकता, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने जो तरीके बयान किए हैं कि भाई हमने जो जो इनके बयानात हैं उनको भी लिया है, और उन जो जो इनके फ़ोटोज़ हमने लिए हैं उनसे लिया है, और कुछ 5-6 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिससे कि हमने असेस किया है। एक्यूरेट तभी भी नहीं पता कि उनके पास जी। और क्या चीज़ है, लेकिन ये है कि ये बात ज़रूर है कि जो अब लेकिन उससे ये हुआ है कि अब अमेरिका ये समझ लग गया है कि उसके पास क्रेडिबल जो है वो न्यूक्लियर पावर है, और वो इस वक्त ग्लोबल को जो है बैलेंस ऑफ पावर को जो है वो बैलेंस कर दिया है। और अमेरिका का जो जो तुर्रा इम्तियाज़ था कि वही दुनिया भर की ताकत का महवर है, वो ख़त्म हो गया है। अब वो महवर जो है वो अब फिर यूरेशिया में आ गया है, और ख़ुसूस जनूबी एशिया, वो ये कहते हैं कि जनूबी एशिया में आ गया जो चीन है। और वो उसे ये कहते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, बल्कि ये भी तजवीज़ दे रहे हैं बहुत से उनके दानिश्वर कि रूस से हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम हर जंग के अंदर हमने रूस से दोस्ती की है। अच्छा, आप जैसा एक बात याद रखें कि जंग जब शुरू होती है तो फिर लोग बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं, और बहुत लोग जो है आपस में एक दूसरे इधर से उधर भागते हैं, मुल्क जो है किसी मुल्क का पता नहीं चलता। तो हमारे मुल्क में जब आप बेचैनी देखते हैं, तो मैं कई दफ़ा आपको ये बता चुका हूँ कि ये बेचैनी मसनूई है, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हम किसी के भी पार्टी का साथ न दें, और अगर साथ दें तो फिर हमारे साथ में जो चीन जो अटैक हमारा हुआ है, क्योंकि चीन हमें असला भी दे रहा है, हमें माली इमदाद भी दे रहा है, हमें हमें जो न्यूक्लियर जो फिज़ाइल मटीरियल भी दे रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी भी दे रहा उनका उनका जो अगर आप देखें कि उनका भी वही तरीका है कि भाई हम किसी भी हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम किसी ऐसे मुल्क पर हमला नहीं करेंगे जो कि नॉन एटॉमिक पावर है, हम किसी ऐसे मुल्क पर हमला नहीं करेंगे, ना हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भाई किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ, हम अपने दिफा के लिए हमने बनाया है। जी। यानी बेसिक जो इनका थॉट प्रोसेस है वो ये है। लेकिन अगर आप देखें तो वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो वो के मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, और उनका जो स्ट्रेटेजिक एफर्ट है वो मेंटेन वो जो बड़ी ज़बरदस्त यानी तरीके से ये अपनी जो 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 लैंडस्केप है उसकी न्यूक्लियर की, उसको उन्होंने दुनिया भर में बैलेंस कर दिया है। अमेरिका की जो हज़ारों उनके पास जो एटॉमिक बम हैं, जो 6,000-7,000 के करीब तो रशिया के पास है, समवेयर 4,000-5,000 के अमेरिका के पास हैं। जी। तो यूँ कर अगर देखा जाए तो फिर उनके पास भारी एटम बम भी हैं। इसके अलावा उनके पास जो दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं क्वांटम की, जैसे मैंने कहा कि क्वांटम सेटेलाइट उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो फैसिलिटीज़ काफ़ी जदीद हैं जो अभी तक अमेरिका हासिल नहीं कर सका। अब दूसरी बात हम करना शुरू करना आज से ही वहाँ से इंतखाबात रूस में शुरू हो रहे हैं। 3 दिन चलेंगे वो। जी। 3 दिन चलेंगे, और वो और इसमें रूसी जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वो उन्होंने कहा कि हम जौहरी जंग के तैयार हैं। उसने कहा जौहरी जंग जो है कि पागलपन की बात है, लेकिन रूसी माहिरीन उसने कहा कि अमेरिकी माहिरीन भी जानते हैं जी। और हमारे लोग भी जानते हैं कि मैंने सोचा कि हम जौहरी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अगर इसके लिए अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजी तकनीकी नुक़्ता नज़र से हम यकीनन जौहरी जंग के लिए तैयार हैं, और हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, व्लादिमीर ने कहा। और लेकिन इस बात का ये यानी इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा है। जी, वो ज़ाहिर है और यकीन है से कहा जा सकता है कि वो 6 साल के लिए दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे, जो बड़ी धमकी है। और इससे जो पोलिंग हो रही है इसमें जिनमें जो 3 उम्मीदवार और भी खड़े हुए हैं, एक तो डूमा के जो अरकान निकोलोई खरेतोनोव है, लियानिद सोलंस्की है, और वेलदेस्कोफ दावनेक है, जबकि सदर बनने के ख्वाहिशमंद अलेक्सी नवाल्नी प्रसाद मौत का शिकार हो चुके हैं और 2 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो इसमें 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन चारों में से बहरहाल जो जितना इनका बज़ाहिर तो मुकद्दर लगता है, और इनकी जो हालात साजगार हैं। जी। अब अगर दूसरी बात अगर हम करें तो रूसी जो हैं वो अब लेकिन अब एक बात अजीब बात है कि अमेरिकियों ने रूसियों को कहा है कि वो चीन के मुकाबले में हमारे बहुत पीछे हैं। रूस जो है हमारे दुश्मनी के अंदर वो इस मुकाम पर नहीं खड़ा है, या हथियारों की जंग में तो वो जो जैसे जितना कि चीन खड़ा है। और हमें ये चाहिए कि रूस से दोस्ती कर लें। और हमने हमेशा ये कहा, हमने रूसियों को भी कभी ताने हमने ये दिया कि तुम कभी भी जब भी जंग होगी तुम जो है
अमेरिका से मिल जाओगे जी और अपने आप को बचाओगे, और दूसरा जो मुल्क लड़ेगा उसके खिलाफ तुम हो जाओगे। तो अब ये बात लोग यकीन से नहीं कह सकते हैं, जैसा कि आमतौर पर समझ जाता है कि चीन और अमेरिका पक्के, चीन और रूस पक्के दोस्त हैं। ऐसा नहीं है। वो लोग एक दूसरे से खाइफ हैं, और वो रूस खसूसन खाइफ है वो चीन की जो बढ़ती हुई ताकत है नई टेक्नोलॉजी में, और साथ साथ में उनकी तादाद में, उसकी सुपरमेसी में, उसकी नई टेक्नोलॉजी में, उससे वो खाइफ हो गया है। और वो बहरहाल दोस्ती करने में मजबूर है, क्योंकि अमेरिका उनको प्रेशर डाल रहा है। यूक्रेन से अगर वो विड्रॉ कर जाएं जी तो ये अन मुमकिन है कि उनके दरमियान में सुलह हो जाए, और अन मुमकिन है कि वो अमेरिका के साथ में जुड़ जाए। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है। लेकिन अब अगर हम चलें अमेरिका के उसमें थोड़ा इस पे बात कर लें। वो जो रूस को जो मामला ये था कि वो यूक्रेन को आसान हदफ भी समझ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, रूस ने कभी आसान हदफ नहीं समझा। लेकिन रूस, अब देखिए ना, रूस के साथ में उनके बड़े गहरे मरासिम हैं। फ़र्ज़ के लिए हमारे और ईरान के दरमियान में जंग हो जाती है, जी तो आप ये बताइए कि आप या ईरान हमें मुकम्मल तबाह तो नहीं करेगा ना जी। हम कोशिश ये करेंगे कि भाई कोई ना कोई छोटा मोटा टुक टक होता रहे, जैसा हुआ। तो एक दूसरे के ये बहुत करीबी लोग हैं, रूसी और यूक्रेनी एक साथ रहे हैं, तो इनके ताल्लुकात भी ख़राब हैं, जिसको अमेरिका ने बड़ी हवा भी दी है। लेकिन बहरहाल उसको तबाह नहीं करना चाहते हैं फॉर मैनी रीजन्स। एक तो ये है कि उनके रशियन बहुत रहते हैं वहाँ पे। नहीं, रशियन को तो उन्होंने आज़ाद करा लिया, डॉनबास का इलाका जो है उन्होंने आज़ाद करा लिया, और अब रूस में शामिल भी कर लिया, जी क्रीमिया को शामिल कर लिया। तो अब बात ये है कि सबसे बड़ा यूक्रेन जो है मैंने यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है जी आबादी के, अब यानी उसके इलाके के साथ में, लैंड के को। तो उस लिहाज से सारी यूरोप जो है उस पर इंसार करता है अपनी गज़ा के लिए। जी अब दूसरी बात जो है कि बरतानिया ने उसको, यानी अमेरिका ने एक और शिकस्त भी हम ये कहते हैं कि ये है कि यूक्रेन का साथ न देने की वजह से बरतानिया आगे बढ़ाया और उसने यूक्रेन के साथ में फ़ौजी माहिदा किया है। और फिर इसमें जब हम बार बार जब ये बात कहते हैं तो फिर हमें नेमतुल्लाह शाह वली याद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक अलीफ नामी रूस रे नामी मुल्क जो है अलीफ नामी मुल्क को तबाह कर देगा, जी जिसका नाम सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। अब बात अगर आप कहें तो फिर हम इसकी बात कर लें। अब आ जाए इंडिया की तरफ ज़रा। इंडिया की तरफ आ जाएँ। जी इंडिया में चल रहा है दिल्ली चलो मार्च जो है, एहतजाज जो है कि पेश नज़र सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो किसान जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और वो पूरा मुल्क जो है किसानों का, वो किसानों के मुल्क के पूरे मुल्क के जो किसान हैं वो मज़ाहिरीन वो रामलीला मैदान में जमा होना शुरू हो गए हैं दिल्ली के अंदर। वो पहले धोती नज़ला का मामला था, अब पूरे इंडिया में फैल गया। पूरा फैल गया, जो पहले भी ऐसे ही हुआ था। जी अब बहस ये है कि अब मेरे ख्याल में मोदी साहब का जब इलेक्शन होगा जून में, ये मई में तो वो उस वक्त वो उनसे माहदा करके अब मामले को सेटल करेंगे और जीत जाएंगे और वोट ले लेंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप देखें तो अब जो दो मसले एक और हो गया है कि उन्होंने एक तो मकबूजा कश्मीर की जो हुर्रियत पसंद तंजीम थी उस पर पाबंदी आयद कर दी है, और भारत में के सियासी जमातों पर पाबंदी फौरी, उसने पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि कश्मीर पर जो पाबंदी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद की वो फौरी तौर पर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है, पाकिस्तान तर्जुमान ख़ारजा ने फौरी तौर पर हटाया जाए। फिर एक और काम उन्होंने किया है कि जो मुतनाज़ा जो उन्होंने पहले एक वो बनाया था प्रोग्राम कि वो जो शरीयत का कानून था जिसमें कि उन्होंने मुसलमानों को यानी अफ़गानिस्तान को दे दिया है, जो पाकिस्तान से आए हुए जो वहाँ पर जो परागिज़ीन हैं या शरणार्थी हैं उनको उन्होंने शरीयत देने का किया है जी, जिसमें लेकिन मुसलमानों का कहीं नाम नहीं है उनको अलग से। तो जो अब ये 2019 में ये बात की थी, लेकिन अब ये 2014 के बांग्लादेश अब उन्होंने पास कर दिया है कानून बना दिया वो। सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप मैंडेट एक्ट जो उसका नाम लिखा है जी। और ये ऐसे वक्त में सामने आया जब चंद हफ्तों बाद मुल्क में इंतखाब होने जा रहे हैं। मुतनाज़ा शरीत बिल भारतीय सदर रामनाथ को दस्तखत के लिए भेजा गया तो उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। अब ये बाकायदा कानून बन गया। भारतीय पार्लियामेंट ने मज़हब को शरीयत की बुनियाद बनाने वाले इस कानून की मंजूरी दिसंबर 2019 में दी थी, जिसके बाद मुल्क में इस कानून के ख़िलाफ़ पर तशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। इस कानून के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत 21 दिसंबर 2014 से कबल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगान से भारत हिजरत करने वाले हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बुद्ध मत और जैन मत के पैरोकारों और मसीहों को शरीयत दे सकती है। मुसलमानों का नाम जिक्र नहीं है। तो अब इसमें ये लगता है कि मुसलमानों क्या तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो इंडियन है, या फिर वो कहेंगे साहब आप इंडियन नहीं है। तो ये एक ऐसी बात है जो खतरे की बात है। वो जो दूसरी बात है, अगर वो इस तनाज़े के खिलाफ जो है वो तमाम भारत में इसके पर एहतजाज शुरू हो गया जी,
लेकिन साथ साथ में जो है अमेरिका ने भी इस पर एहतियात किया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी पाकिस्तानियों को अब मुतल्लिक़ा शहरी कानून के खिलाफ भारत में एहतियात शुरू हुए हैं और काफ़ी बड़ा मेरे ख्याल में ये एहतियात काफ़ी बड़ा होगा और इस एहतियात से फ़ायदा उठाकर ये शायद कुछ सख्ती भी करे या कोई इमरजेंसी लगाए तो मोदी सरकार की जो है कामयाबी के इम्कान बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे साहब आप देख लेंगे इतना कुछ होने के बावजूद मुसलमान वहाँ के वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नहीं इतना साहब, आप देखिए, अगर आप याद करें कि हमने बार बार इसको उनको कहा था तो आपको याद होगा कि इन्होंने हमें ये कहा कि साहब आप हमारे ख़िलाफ़ कितना बड़ा इन्होंने महाज बनाया जी इन्होंने इंडियंस ने, और हमारे एक इंटरव्यू लेकर एक पाकिस्तानी को ज़ाहिर करके उसने इंटरव्यू लिया और उसमें हमने उसमें से थोड़ी सी वैसी बातें कह दी जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते एक पाकिस्तानी को शब्द देते हुए आदमी बहुत सी बातें कह सकता है, उसमें कोई बात नहीं थी। सिर्फ वो ये चाहते ये थे कि साहब आप हमें ISI का एजेंट बना कर कहा कि यहाँ से आप यहाँ से राज उठा के ले गए। अब बताइए कि हमारा सारा रिकॉर्ड देख लो हमारी दोस्ती ज़रूर रही है उनकी चीज़ से, लेकिन ISI से हमारा कोई इस तरह का एजेंट होने का ताल्लुक तो नहीं है ना। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर एजेंट होते तो हम वज़ीर ख़ारजा के पास क्यों जाते, हम तो फिर उनके अपना डायरेक्ट उनके पास जाते। जी तो वज़ीर ख़ारजा के पास जाने का मतलब ये था कि हम एजेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कितना हमारे ख़िलाफ़ 3 दिन तक जो है 200 चैनल हमारे ख़िलाफ़ बातें करते रहे। तो वो लेकिन वो उनका मामला ये था कि वो अंसारी साहब को जो है जो उनका जो कांग्रेस का सदस्य नहीं बने देना चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस उनको ट्रैप किया। अब हमारा ये कहना है, अब केजरीवाल ने जो भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का जो एक अपनी हुकूमत है, उनकी एक रियासत है, उन्होंने कहा बीजेपी पाकिस्तानियों को हमारी हकूक मकानात नौकरी देना चाहती है। अब ये नई बात उन्होंने कह दी। वो इसलिए परेशान है कि यहाँ से जो माइग्रेट करके लोग जाएंगे गए। उनको शहरियत दी जाएगी। हाँ, अब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो भारत में मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। वो बात तो ठीक है बिल्कुल, वो भाई तो लेकिन मुसलमानों को उठना चाहिए ना। अब जी। उमर अब्दुल्ला साहब ने और अब्दुल्ला साहब ने कायदा हमने उनसे मैंने अब कश्मीर में गए, उनसे बहुत मुलाकातें हुई जी और उनको कहा बाकायदा कि हिंदू जो है हिंदू पर आप एतबार नहीं करें, ये आपको धोखा देंगे, और वो हुआ। लेकिन फिर उनका बेटा भी हुआ, उनका पोता भी हुआ, और सब के सब जो है इख्तियार के भूखे अब जो है नंगे खड़े हुए हैं सब के सब। आप परेशान है, बेबस है, चारों तरफ से गिर गए लेकर, और ये जब उमर अब्दुल्ला का बाप और सब के सब जो है इस तरह के गद्दारा जो है कश्मीर, वो सब के सब बैठे। मेरे साहब इससे मजीद बात करेंगे, फिर ब्रेक लेकर आ जा रहा है। जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, आप मजीद कुछ बात कर रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में मुतल्लिक़ा शहरी एक्ट पर अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि ये जो भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से मुतल्लिक़ा शहरी तरमीम एक्ट के नफाज पर अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार करते हुए कहा कि भारत में शहरी तरमीम एक्ट के नफाज के ऐलान पर फ़िक्रमंद हैं। शहरियत एक्ट में पर कैसे अमल दरामद होता है, इस पर बात का जायज़ा ले रहे हैं। असल बात ये है कि वो कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, उनका मकसद क्या है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका मजहबी आज़ादी, अक़लियतों से मसावी सलूक और बुनियादी जमहूरी असूलों का एहतराम करता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ कमीशन का कहना है कि भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट बुनियादी तौर पर इम्तियाज़ी एक्ट है जो भारत की बैनुल-अक़वामी इंसानी हक़ूक़ की ज़िम्मेदारियों के ख़िलाफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के दायरे के मुताबिक कानून के नफाज को बैनुल-अक़वामी इंसानी हक़ूक़ के मुताबिक होने का जायज़ा ले रहे हैं। ख़ैर रहे, गुज़श्ता रोज़ मोदी हुकूमत ने 2019 में मंजूर होने वाले शरीयत के मुताबिक कानून के नफाज को ऐलान किया था। उन्होंने कानून के नफाज का ऐलान किया था और मुसलमान ग्रुपों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से इसराइल ने कानून को मुस्लिम दुश्मन करार दिया था। और कानून के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत 31 दिसंबर 2000 से कबल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत हिजरत करने वाले हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बुद्ध मत और जैन मत के पैरोकारों, मसीहों को शरीयत दे सकती है। तो ये एक उन्होंने ये बात कही है। ये जो अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत है, जी, ये सिर्फ मज़म्मत होती है बस, और वैसे छोड़ देते हैं वो कि आप करते हैं जो करना है। एक और बात भी देख लें कि इसने जो हिमालयी सरहदी राज्य हैं उनका दौरा किया है इसने, मोदी साहब ने इलेक्शन कैंपेन के लिए, और अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है खुलेआम, चीन कहता है ये हमारा हिस्सा है और ये भारत का हिस्सा नहीं है। उसमें वहाँ पर गए हैं तो वो खुद कहते हैं कि आप अब ये जो बात, अब ये इसमें हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तबसरे चीनी वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान वांग विनेन ने के एक दिन के बाद में सामने आए कि बीजिंग के ख़ित्ते में मोदी की तरमीम को सख्ती से मुखालिफ है और उसने हिंदुस्तान के साथ सिफारती एहतियात दर्ज कराया है। याद रहे कि मोदी ने हफ्ते के रोज़ अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था ताकि बुनियादी ढांचे के मनसूबे का इफ्ताह किया जाए, जिसमें एक सुरंग भी शामिल है जो तवांग के तस्वीराती तौर पर वाक़ सरहदी इलाके को हमा मौसमी राब्ता कायम फराहम करेगी।
यानी हर मौसम के अंदर जो वहाँ पर जब बर्फबारी होती है या जी तो वो ढक जाता है, लेकिन ये टनल्स की वजह से वो वहाँ तक पहुँच सकेंगे। चीन यानी आप खामोशी के साथ चीन अपनी पूरी इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है इंडिया चाइना का मुकाबला करने के लिए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। उन्होंने खुलेआम उनके 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 जो सफ़ीर ने खुलेआम यहाँ पर 2016 में कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है चीन का हिस्सा है। अब ये वहाँ टनल बना रहे हैं। नई दिल्ली ने दावे को मुस्तरद करते हुए कहा अरुणाचल प्रदेश हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। अब ये पहली दफ़ा इन्होंने क्योंकि जब तैयारी कर ली है, टनल बना ली है, तो अब इन्होंने कहा कि हम फ़ौजी वहाँ भिजवा सकते हैं। तो उन्होंने अब पहले वो कहते रहे कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल ये गुड पॉलिसी जो है मोदी की। नई दिल्ली ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा अरुणाचल प्रदेश हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। हिंदुस्तान के वज़ीर तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तानी रहनुमा वक्तन फ़क्त अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, जैसा कि हिंदुस्तानी दूसरे रास्तों का भी दौरा करते हैं। ऐसे दौरों में और या हिंदुस्तानी के तरीक़े मनसूबे एतराज़ करना माकूल नहीं है, चीन को जवाब दिया उन्होंने। जी तर्जुमान ने कहा कि इसके अलावा ये हकीकत को तब्दील नहीं करेगा कि अरुणाचल प्रदेश रियासत का एक अटूट और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है और रहेगी। जो रियासत लेस पड़ोसियों के दरमियान 3000 किलोमीटर 1860 मील सरहद है, जिसमें ज़्यादातर की हदबंदी नाकिस है। कम से कम 20 हिंदुस्तानी फ़ौजी और 4 चीनी फ़ौजी 2020 में मगरबी हिमालय में अपनी सरहद के साथ दूसरी जगहों पर होने वाली झड़पों में मारे गए थे। वाज़ेह है कि 1962 की खूबसूरत जंग के बाद कई दहाइयों के बाद दोनों मिलिट्रियों ने अपनी पोजीशन मजबूत कर रखी हैं और सरहद पर इजाफी और सामान तैयार कर दिया। पिछले साल चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 मकामात को चीनी नाम देकर भारत के साथ कशीदगी को बढ़ाया। जी अब मसला ये है कि उन्होंने 10,000 फ़ौजी वहाँ लगा दिए हैं चीन ने, इंडिया ने चीन के ख़िलाफ़। और यहाँ पर जो है जैसलमेर में वो हमारे खिलाफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि ये कि जो इनके इंतखाबात में जो है कोई वो ये समझते हैं कि कोई मदाखलत ना हो, या फिर वो चाहते हैं कि टू फ्रंट वार। अब वो ये 3 फ्रंट वार की बात भी करने लग गए हैं। अजीब बात है, उनकी जो इंटेलिजेंसिया है वो पागल हो गई है। वो ये कह रही है कि हम एक तरफ चीन से बात में मुकाबला करेंगे, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से करेंगे, तीसरी तरफ हम जो है वो समंदर में भी करेंगे। जी तो वो एक नई बात उन्होंने कही, 3 फ्रंट वार लड़ने के काबिल हो गया इंडिया। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि इंडिया जिस अंदाज से अपने आप को बना रहा है उस लिहाज से हम देखेंगे तो हम ये समझते हैं कि वो अपने आप को जो है मुश्किल में डाल रहा है और तबाही की तरफ बढ़ रहा है। जी मिर्ज़ा साहब, आप गाज़ा वाले मामले पर गाज़ा पे आ जाइए जी कि रमज़ान में सारी जारी भी जारी, अभी तक रमज़ान भी हो गया है। कभी अमूमन ये होता था कि रमज़ान में जंगबंदी हो जाती थी, लेकिन अभी वो नहीं हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। जी गज़ा में इसराइली फ़ौज की जारियत के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों में 100 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए हैं और 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक यानी टोटल जो है 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 75,000 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा इस पट्टी की तकरीबन 85% आबादी बेघर हो गई है। जी अब 30 मिलियन में से ये नुकसान हो गया। ख्याल है कि रमज़ान मुबारक के महीने में भी सवीनी फ़ौजियों की जारियत का सिलसिला जारी है। आलमी इदारे इसराइली जंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी के बावजूद खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दैट इज़ वाई मैंने आज पहली दफ़ा उसे कहा है कि अमेरिका जो है वन आइड सुपर पावर है, मैंने वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ द 3। तो वो इसके बाद में इसराइल ने ये किया है कि लबनान पर जो है कार पर ड्रोन हमला किया, जिसमें हमास के 2 कारकुन शहीद हो गए हैं। तो ये एक नई एक्सलेशन है जो कि इसने इसराइल ने की है। मेरे साहब, एक और बात है, इमदाद तक नहीं जाने दी जा रही। अभी देखिए ना, इसराइल की फ़ौज में रफ़ा में खुराक की तकसीम के मराकज़ में फायरिंग हुई, 11 शहीद हो गए, 105 शहरी जख्मी हुए। जी और सिलम वाला सितम देखिए कि वो जब अमेरिका ने वहाँ पर जो भेजा है डब्बा फेंका है, उससे भी 5 फ़लस्तीनी जान बाग हो गए। वो इसलिए कि पैराशूट खुला नहीं, से फिजा में उनकी छतों पे फेंकने का फराम किया जा रहा था, तो भारी पैकेट गिरने से वो 5 वहाँ से वो पैराशूट नहीं खुला मतलब है कि वो जी किसी सूरत में रुक ही नहीं रहा है। जो कत्लेआम है फ़लस्तीनियों का वो बिल्कुल जारी और सारी है, वो लम्हा लम्हा बढ़ता चला जा रहा है। और मैं यही वही कहता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई कहाँ है दज्जाल, तो ये दज्जाल तो अमेरिका की सूरत में नजर आ रहा है ना कि वो देख ही नहीं रहा। सुपर पावर भी अपने आप को कहता है, अपने आप में ह्यूमन राइट का चैंपियन भी अपने आप को कहता है, इंसानियत का भी अलमबरदार कहता है, आप दुनिया के अंदर मैंने अमन कायम करने का जिम्मेदार अपने आप को समझता है, एटमी ताकतों के अंदर तबादुल रखने का अपने आप को समझता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मैंने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला और होने दे रहा है इसराइलियों को। तो इसकी फ़ेल होने का, इसकी हार का, इसकी बालादस्ती का ख़त्म होने का ये आखिरी निशानी ये है कि इसराइल तक ने उसकी बात को नहीं माना और 2 मुल्क की जो माहिदा खुद उन्होंने कराया था, अमेरिकनों ने। जी बराक ओबामा, मैं बाराक हुसैन ओबामा की बात कर रहा हूँ। जब उसने लोगों ने बराक बराक ओबामा कहा जी। तो उन्होंने कहा नहीं, बाराक हुसैन ओबामा का है मुझे। जी
तो एक मुसलमान होने के बावजूद भी, आधा मुसलमान होने के बावजूद भी उसने वो कुछ नहीं कर सका। एक इसराइली वजीर, साबिक वजीर और रिजर्व फौजी जनरल का एतराफ़ है जी कि इसराइल गज़ा में जंग हार चुका है। एक बड़ी नई बात है, ये बात पहले भी कह चुका है वो। इसराइली हुकूमत के एक साबिक फ़ौजी जनरल ने इसराइली हुकाम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि तल अवीव के फ़ौजी मकासद के असूल में नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा कि इसराइल गज़ा की जंग पहले ही हार चुका है। मैं देखिए, बात यह है कि हमने जब छठी जंग अरब इसराइल जंग पर किताब लिखी थी, बड़ी ज़ख़ीम किताब है और जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई और बहुत ज़्यादा बिकी भी। छठे अरब इसराइल जंग में हमने ये बात कही थी कि तकनीकी तौर पर इसराइल हार गया है, इसलिए कि इसराइल ने जो आदाब मुकर्रर किए थे उसमें से एक भी हासिल नहीं कर सका। इस यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो वो मार तो रहा है इंसानों को, लेकिन आज अपने आदाब हासिल नहीं कर सका। अभी भी उन्होंने जी हमें खामोशी से उन्होंने कहा था हमने सारे इनकी जो है वो ज़मीन दो जो सुरंगें उन पर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, ये ज़मीन दो सुरंगों को हम आपको पहले बता चुके हैं। अब उन्होंने ये दावा किया था कि हमने 3/4 फ़ायदा कर लिया। उनके जनरल का मैंने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर जो इलाका था जहाँ पर ये सुरंगें थी वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम और अब भी इसके बावजूद भी फिर हमला हुआ, उनके ऊपर बड़ा सख्त हमला हुआ। तो रिजर्व फौजी जनरल इसाक ब्रेक ने कहा कि जंग गज़ा के ताल्लुक से इसराइली फ़ौज सरबराह पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इसराइली हुकूमत के इक़दाम उसकी फ़तह का बायस नहीं बन सकते और इसराइल जंग गज़ा हार चुका है। इसराइल की फ़ौज इस वक्त अपनी आज़ाद की दुहाई दे रही है और उसे खुद को बचाने के लिए फ़ौजी तक़वीत की ज़रूरत है। जंग गज़ा शुरू होते ही उसने इसराइल के हुकाम को खबरदार किया था कि इसराइल को कोई नतीजा नहीं मिलेगा। इसराइल की फ़ौज को गज़ा पर हमले के बाद पहले से कहीं ज़्यादा बदतर सूरत हाल का सामना है। ये अंदरूनी हालात वो बयान कर रहा है। और एक और बात है मेरे साहब, वो भी बता देना, वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे को, इमदादी इदारे को इन्होंने फंड रोक दिया अमरीका ने। इमदादी इदारे को भी उन्होंने अब तमाम दुनिया ने उसको जो है मदद देने से इनकार कर दिया। यानी जो फ़लस्तीनियों की मदद करता था जी, इसराइल की कंप्लेन पे वो रोका गया है। और लेकिन अभी ये आप देखिए कि हमले आप देखिए जहाँ पर ये जब ये जहाँ अभी हम इसको जोड़ते हैं, ये जो रिजर्व फौज के जनरल जो हैं इसाक इन्होंने जो इसाक ब्रेक ने जो बात की है जी, उसका ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि गज़ा में अल कसाम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौजी पर हमला हुआ है। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि खान यूनुस के इलाके में इसराइली फ़ौज के 2 यूनिट्स पर कामयाब हमला किया है, जिसमें 3 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। एहतसाब ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा इसराइली फ़ौज के 2 यूनिट तकरीबन तबाह कर दिए हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में सियोनी फ़ौजियों का असला बारूद भी और भरे ट्रक तबाह किए गए हैं। ख्याल रहे 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32,000 ज़्यादा हो गई है, जिसमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। सियोनी फ़ौज की मुतालिका सिलसिला अदवार महीने में जारी है। आलमी इदारे जंगी कवानीन खिलाफ वर्जी होने के बावजूद इसराइल के खिलाफ किसी किस्म की पाबंदी आयद करने की नहीं सोच रहे। अब ये कह रहा है कि अब ये कतर ने कहा है कि हमास और इसराइल में जंगबंदी का माहदा जल्द होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि कतर ये रोल अदा कर रहा है कि किसी सूरत में वो कोशिश कर ले माहदा हो जाए, लेकिन वो उसमें अभी तक वो उसमें कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक वो लेकिन बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं जी। इसके बाद हमास का ये कहना है कि इसराइली खिलाफ वर्जी के बावजूद बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हमास ने भी अब जो अपनी नरमी दिखाई है, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये जो यानी आप उसको बयान को सुना देते हैं हम। फ़लस्तीनी मज़ामी तहरीक के हमास की जानिब से कहा गया कि इसराइल खिलाफ वर्जियों के बावजूद सियोनी रियासत के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मज़ामती तहरीक के सरबराह इस्माइल हानिया ने TV पर हालिया जब बयान जारी करते हुए कहा इसराइल और हमास के माबैन सालिसा किरदार अदा करने के वाले फ़रीक सीज़ फायर नहीं करवा सके। उन्होंने कहा यह बात दो टोक वाज़ह है कि सालिसों की जानिब से ताहाल सीज़ फायर माहदा न होने की वजह इसराइल खिलाफ वर्जियों और सियोनी रियासत ही इसके ज़िम्मेदार है जी। इस सब के बावजूद इसराइल के साथ बातचीत जारी रखने में हम तैयार हैं। इसराइली इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइली मज़ाहब तहरीक हमास के साथ इसराइल की पेश करदा शायद में बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जिसमें दौरान जंग कैदी बनाए गए फ़लस्तीनी कैदी और रिहाई को मशरूत किया गया। फ़लस्तीनी रहनुमा का कहना है कि दौरान जंग बनाए गए कैदियों के फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाइश को छोड़ देना चाहिए, जिसमें वो हम उसके बदले में इसराइलियों को छोड़ देंगे, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है जी। तो इसके अलावा इसराइल के रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन हमले की हिमायत नहीं करेंगे। अब ये उल्टा जवाब दे रहे हैं कि अब जब रफ़ा पे हमला हुआ तो अमरीका चीख उठा था कि साहब वो हम इसकी हिमायत नहीं करें। भाई मत करो, तो आप कौन सी हिमायत कर रहे हो? उनके बेचारे गरीबों को तो मर रहे हैं। बिल्कुल। और आप उनको कह रहे हैं कि हम हिमायत नहीं करेंगे तो न करो, आप इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी मेरे साहब, अब 2 से 3 मिनट रह गए। तो एक और मौजू रह गया हमारा पाक अफगान तिजारत में जो
देखिए बात ये है कि ताल्लुकात जो खराब थोड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान एक बड़ा अजीब व गरीब किरदार अदा कर रहा है, और उस किरदार के हवाले से हम ये बात कहेंगे कि हमारी तिजारत तो वैसे बढ़ रही है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो उसमें तिजारत में एक तो ये उनका फ़ायदा है कि तिजारत में वो उनके पास ये लिथियम है, और जो लिथियम होने की वजह से वो हमें बैटरियों की ज़रूरत पर काम आ सकती है। असल हमारे में मेरे ताल्लुकात और साहब भी हैं। ये इख्तलाफ तो वो है ना कि जो हमने वीज़ा पॉलिसी बनाई है कि आप वीज़ा लेकर आए यहाँ पे, उस तो पर वो वो तो नहीं ठीक मान बात है रहे। ना जी, वो नहीं मान रहे। नहीं वो नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते। तालिबान हुकूमत ने वैसे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम भी किया और थोड़ा सा उनको रोका नहीं भी, रोका DTP को। नहीं, रोका नहीं है वो। अभी भी अगर अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक जी वहाँ पर अभी भी जो है बहुत से इलाकों में अभी तहरीक तालिबान की हुकूमत चल रही है, उनको भत्ता भी दिया जाता है, उनका हुक्म माना जाता है, उनके कहने पर जो है वो इधर उधर फ़ौजी होते हैं, वहाँ पर जी। बच्चे भी बहुत अजीब हैं और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बलोची भी मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी तक जो है वो जो सूरत हाल है वो इतनी इनके कंट्रोल में नहीं है। वो अभी भी फ़ौजियों को मालूम होता है कि तहरीक तालिबान कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उनके ज़ाहिर लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, बेबस हैं उनके नहीं आगे। बेबस नहीं है, वो नहीं लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई इनके जो हरकतें जारी रहेंगे तो वो लोग आवाम खिलाफ हो जाएंगे, फिर हम एक्शन लेंगे, जैसे पहले किया था उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।